विषय की पाठ्य पुस्तकें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, जिनका आप सहयोग ले सकते हैं, तो उनके बारे में अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात आती है, तो वो ये आती है कि किसी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें तो आपका निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो, स्पष्ट निर्णय। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसमें कई प्रकार की भर्तियां एक साथ आती है, पुलिस से लगाकर आरएएस आईएएस तक की। तो आपका स्पष्ट निर्णय होना चाहिए कि आप कौन सी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। कई मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं कि सर मैं कौन सी भर्ती परीक्षा की तैयारी करूं, रीट की करूं, पुलिस की करूं, थर्ड ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं या फर्स्ट ग्रेड करूं, कौन सी की करूं। तो आपका स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। मेरी सलाह यही है कि आप किसी एक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, लक्ष्य अपना एक रखें। लक्ष्य एक रखें। यदि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आपका लक्ष्य है तो आप लक्ष्य में वह रखें और उसी की तैयारी करें। हाँ, फॉर्म आप सभी भर दें, परीक्षाएं आप सभी दें, लेकिन आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, आपका निर्णय एक होना चाहिए। कहा भी जाता है कि रात दिन मेहनत करना कोई मायने नहीं रखता। जिस प्रकार दीमक है वो रात दिन लगी हुई रहती, लेकिन वह निर्माण नहीं करती, वह विनाश करती। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य तय करना है और इसके लिए अपना निर्णय कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आप इसके बारे में किसी दूसरे से न पूछें कि मैं क्या करूं, किस भर्ती की तैयारी करूं। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि आप बिल्कुल शांत चित्त आप एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करें कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करूं। स्वयं आपका हृदय, आपका मन आपको इस बात का प्रत्युत्तर दे देगा कि आपको क्या करना है। तो स्पष्ट निर्णय की बात होगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीनन आपको जीवन में असफलता पर असफलता मिली होगी और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, जिसका मैं आगे की वीडियो में जिक्र करूँगा, मेरी सफलता की जो कहानी है उसके बारे में। तो आपकी जो भी असफलता है उसको आप एक सबक के तौर पर लें। कभी आप पॉइंटों में रहे होंगे, कभी आप 1 नंबर से रहे होंगे, कभी आप 2 नंबर से रहे होंगे, कभी फासला बहुत ज़्यादा रह गया हो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी असफलता रही है उस असफलता से आप सबक लें, उसको आप एक हथियार बनाएं सफलता प्राप्त करने का। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 रहा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको आपका घर और गांव त्यागना पड़ेगा यदि आप सफल होना चाह रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों की, कुछ प्रतिभागियों के संदर्भ में मैं ये बात नहीं कह सकता, हो सकता है वो घर पे रह के ही अध्ययन कर लें, लेकिन देहात की बात जब आती है, ग्रामीण क्षेत्र की जब बात आती है, ढाणियों की जब बात आती है, तो वहाँ पर रहकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके संदर्भ में मेरा खुद का अनुभव ये कहता है कि आपको गांव या घर त्यागना पड़ेगा। ये रही तीसरी शर्त। चौथी शर्त मेरी ये रही, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें तनिक भी लापरवाही का अंश आ रहा है तो एक बार जरूर आप अपने माता पिता के सपनों को याद कर लें, अपनों के सपनों को याद कर लें, अपनों की उम्मीदों को याद कर लें कि उनकी क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आप अपने मन से पूछें कि क्या उनके सपने और उम्मीदें हैं उनके साथ में सही कर रहा। आपको अपने मन का जवाब मिल जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात से, ऐसा आपका विचार करने से आपको एक हौसला मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी तैयारी करने के लिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करूंगा मैं, नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या का मतलब यह है कि आपका जो भी टाइम टेबल है, आपकी जो भी दिनचर्या है, वो हर दिन एक रूप होनी चाहिए। कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, कितने बजे आप खाना खाते हैं, आप कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, आपकी वह दिनचर्या सभी दिनों में समतुल्य होनी चाहिए। किस विषय का आप कितने घंटे अध्ययन करेंगे। यदि कठिन विषय आपको लग रहा है तो उसको आप ज़्यादा समय देंगे, आसान लग रहा है तो उसको आप कम देंगे।
तो आपकी दिनचर्या है वो बिल्कुल नियमित होनी चाहिए। अब कुछ प्रतिभागी ये भी पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े, सर कितने घंटे पढ़े। तो ये भी प्रश्न है, स्वाभाविक सी बात है कि जो बेरोजगार है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनका पूछना जायज है। इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई के संदर्भ में आप घंटे नहीं देखें, पढ़ाई के संदर्भ में आप घंटों की गणना न करें, जितना हो सके उतना पढ़ें, और इतना पढ़ें कि आपको स्वयं को पता न लगे कि अरे मुझे पढ़ते हुए इतने घंटे हो गए। तो इस प्रकार पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। घंटों की बात पढ़ाई में आड़े नहीं आती, जितना हो सके अधिक से अधिक आप पढ़ें। और निर्णय के तौर पर मैं ये कह दूं, यदि यही पूछ लिया जाए कि आखिर यह तो बताइए कि कम से कम कितने घंटे पढ़ाई हो, तो किसी भी भर्ती परीक्षा को क्लियर करने के लिए कम से कम 8 या 10 घंटे की पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम ये मैं आपको बता रहा हूँ, अधिक आपसे जितनी हो सके उतनी आप कर सकते हैं। अब कुछ प्रतिभागियों के मन में यह भी शंका है कि पढ़ने का सही समय क्या है। यूँ तो अधिकतर माना जाता है कि पढ़ने का सही समय सुबह का समय माना जाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि पढ़ने का कोई समय निर्धारित नहीं है। आपको अपने अनुकूल जो समय अच्छा लगे वह पढ़े। मेरा खुद का पढ़ने का समय है वो रात्रि को 2 बजे तक भी हो जाता, 3 बजे तक भी हो जाता, लेकिन सवेरे 8 बजे से पहले मैं खुद की पढ़ाई शुरू कर देता। तो पढ़ने का कोई निश्चित समय नहीं है, आपको जैसा अनुकूल लगे, आपकी जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। तो ये तो हुई पढ़ने के तरीकों की बात। और तरीका ये भी है कि अपना मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। मन के ऊपर जब तक अपना नियंत्रण नहीं है तब तक हम किसी भी सफलता की सीढ़ी है या सफलता का जो मुकाम है उसको हम हासिल नहीं कर सकते। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी भी कहते हैं कि मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मन हार गए तो हम हार गए, और मन जीत गया तो हम जीत गए। तो मन के ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और अल्लामा इकबाल भी क्या कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बोल तेरी रजाई क्या है। तो अपनी मेहनत इस प्रकार की होगी। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ उन प्रतिभागियों के लिए जो प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय चयन किया हुआ है हिंदी। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं उनसे जो पाठ्यक्रम है मैंने क्या पढ़ा, जरूरी नहीं है हर किसी के ऊपर लागू हो, मैं फिर कह रहा हूँ मेरा जो अनुभव रहा, मैंने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बात बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ उस पाठ्य पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि प्राध्यापक परीक्षा के लिए आप यदि किसी गाइड की बात कर रहे हैं तो मैं प्रामाणिक गाइड मानता हूँ परिष्कार। आप परिष्कार की गाइड का सहारा ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई गाइड मुझे अच्छी लगी तो वह लगी मिश्रा पब्लिकेशन। तो गाइड में आप 2 पढ़ें, परिष्कार और मिश्रा पब्लिकेशन। हिंदी साहित्य की बात करें कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक हम पढ़ें, तो उसमें आपको मैं कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता दर्पण यूजीसी का प्रश्न पत्र भाग नंबर 2 है, उसको आप पढ़ें। प्रतियोगिता दर्पण यूजीसी प्रश्न पत्र 2 हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप वह पढ़ें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पढ़ना जरूरी हो जाता है उसमें, यूजीसी के आज तक के जितने भी हल प्रश्न पत्रों का जो संकलन है उसको आप बहुत तन्मयता से गंभीरता के साथ पढ़ें। उसमें जैसा प्रश्नों का समावेश, जैसा तालमेल और जिस प्रकार के प्रश्नों का चयन किया हुआ है वह आपके चयन में आपको बहुत अधिक सहयोग करेगा। तो ये तो हुई हिंदी साहित्य के इतिहास की बात। अब कक्षा 11 और 12 में लगने वाला हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसको भी आप जरूर पढ़ें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
जो कक्षा 11 और 12 में लगने वाली पुस्तक जिसका नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसका आप अध्ययन जरूर कर लें। इसी संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि सत्र 2005-6 में कक्षा 11 और 12 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक पुस्तक और लगती थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, और उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास। जो सत्र 2005 और 6 अंतिम सत्र था शायद उस पुस्तक का, वह लगती थी, उसको आप पढ़ें। उसके जो राइटर है उनके भी नाम मैं आपको बता दूं ताकि पुस्तक चयन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो लक्ष्मी नारायण चातक, प्रकाश गर्ग और डॉक्टर हरि महर्षि, ये उस पुस्तक के लेखक मंडल में हैं। जिस पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास, उसको भी आप जरूर पढ़ें। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2 प्रमाणिक पुस्तकें। तो ये तो बात होगी हिंदी साहित्य के इतिहास की। यूजीसी प्रतियोगिता दर्पण भाग 2, यूजीसी का हल प्रश्न पत्र आज तक के जितने, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 वर्तमान सत्र, और हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास, हिंदी साहित्य का अभिनव इतिहास सत्र 2005-6 या 4-5 का सत्र था। इनको आप हिंदी साहित्य में पढ़ लें, आपकी हिंदी साहित्य की तैयारी मेरे व्यू से है वो क्लियर हो जाएगी। जैसा मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या पढ़ें? प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी की किताबें कक्षा 11 और 12 का संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में सिलेबस में रखा गया है। उस पाठ्यक्रम में शामिल संपूर्ण पुस्तकों का आप गहनता से अध्ययन करें। बारीक से बारीक प्रश्न पूछ लिया जाता है, उन पाठों का आप बारीकी से अध्ययन करें। और ऐसा करते वक्त इन पुस्तकों का एक संक्षिप्त कलेक्शन बनाने के लिए आप इनके महत्वपूर्ण अंशों को लिखते जाएं। पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ को लिखने वाला कौन है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे संकेत, ऐसे प्रश्न जो बन रहे हैं उनको आप बनाते जाएं। ऐसे प्रश्न आपको गाइड में नहीं मिलते हैं, ऐसे प्रश्न आपके विवेक से बनते हैं। तो उन विवेक से बने प्रश्नों को आप बनाते जाएं। और मुख्य रूप से इन पुस्तकों को आप जो भी जितनी भी पुस्तकें हैं उनका लिखित में आप संक्षिप्त एक गुटका बना लें, जो आपका परीक्षा के टाइम बहुत आपका सहयोग करेगा। अब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण के लिए मैं कहूँगा कि कक्षा 9 से 12 तक गत सत्र में लगने वाली नवीन हिंदी रचना, कक्षा 9 से 12 तक जो लगती थी नवीन हिंदी रचना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, सबसे महत्वपूर्ण किताब है। उसका आप गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि वह सामान्य से सामान्य जानकारी है, वह आपको उस पुस्तक में मिलेगी। यदि आपका किसी प्रकार का कंफ्यूज है तो वो भी आपको उस पुस्तक में मिलेगा। उस पुस्तक का स्तर है वो एक सामान्य स्तर है, जो व्याकरण को समझने में बहुत अधिक सहायता करता है। इसके अलावा वर्तमान सत्र में कक्षा 9 से 12 तक लगने वाली हिंदी व्याकरण की पुस्तक आप और पढ़ें। तो ये पढ़ें आप हिंदी व्याकरण में। उसके अलावा आप उचित समझें तो किसी प्रकार के ऑथेंटिक नोट्स है उनका सहयोग लें, और अन्य प्रकार की जितनी प्रकार की गाइडें हैं उनमें जो व्याकरण दे रखी है उनसे मेरा ये कहना है कि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि जगह जगह ऐसी बातें दी हुई है, क्योंकि हिंदी अपवाद पे चलती है और ऐसे ऐसे अपवाद दिए होते हैं कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक जो पुस्तकें, प्रामाणिक पुस्तकें, उनको पढ़ें। और यदि आपके विश्वसनीय कोई नोट्स है तो उनसे भी आप व्याकरण में सहयोग ले सकते हैं। बात करते हैं काव्य शास्त्र की, कि काव्य शास्त्र कहाँ से पढ़ें। तो काव्य शास्त्र मेरा ये मानना है कि सबसे बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगी वो आपको बुक मिलेगी मिश्रा पब्लिकेशन। मिश्रा पब्लिकेशन की ऐसी पुस्तक जिसके अंदर आसान तरीके से काव्य शास्त्र को समझाया गया है। और काव्य शास्त्र एक तरीके से आप मान सकते हो विज्ञान और गणित के जैसा विषय है। उसको आप जितना अधिक पढ़ोगे, जितना अधिक समझोगे और सूत्र से चलोगे, काव्य शास्त्र है वो सूत्र से चलता है, तो सूत्र के बल पर आप चलोगे तो काव्य शास्त्र की आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो ये मैंने मुख्य रूप से आपको पुस्तकों के नाम बताए। अब मेरा ये कहना है कि इनमें आप जो भी पढ़ें
चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ें, चाहे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ें, चाहे व्याकरण में पढ़ें, चाहे काव्य शास्त्र में पढ़ें, तो जितना आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार में पूर्ण रूप से पढ़ें। यदि आप तैयारी मानिए आज शुरू कर रहे हैं तो एक बार में आप उसको पूर्ण रूप से पढ़ लें। कहीं किसी प्रकार का आप पेन भी टच मत कीजिए, किसी प्रकार की आप अंडरलाइन मत कीजिए, एक बार अपना सिलेबस पूरा पूरा पढ़ लें। दूसरे बार सिलेबस पढ़ने में आप मुख्य स्थान है, मुख्य बिंदु है, उनको चिन्हित कर लें। ये दूसरी बार की बात है। तीसरे बार में आप अपने पास नोटबुक रखें और ऐसे अंश जो महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण वाक्यांश है, या महत्वपूर्ण संदर्भ में आई हुई बात है, या आपको ऐसी बात लग रही है जो महत्वपूर्ण है लेकिन आपको याद नहीं, उन बातों को आप नोट करते जाएं। किन बातों को? महत्वपूर्ण कथनों को, महत्वपूर्ण रचनाओं को, महत्वपूर्ण पुरस्कारों को, और ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो बातें महत्वपूर्ण है लेकिन आपको याद नहीं रही। अंतिम रूप से आप उन्हीं बातों को लिखें जो आपको याद नहीं हो या याद नहीं रह रही हो, उन बातों को आप लिख लें जो आपको महत्वपूर्ण लग रही है। तो ऐसा एक आप सारांश बना लें। जरूरी नहीं है आपको जो महत्वपूर्ण नहीं लगी हो सकता है वह प्रश्न आ जाए। तो मेरा कहना यह है कि आप जो भी अंतिम रूप से तीसरी बार में पढ़ रहे हैं उसमें कोई अंश ऐसा नहीं रहे जो आपको याद नहीं है, और यदि आपको लग रहा है कि यह मुझे याद नहीं है तो उसको आप नोट कर लें। नोट करने के बाद पीछे पुस्तक में जो भी अंश रह रहा है उसके संदर्भ में आप आश्वस्त होना चाहिए कि जो पीछे रहा है वो मुझे याद है, जो याद नहीं था वो मैंने लिख लिया। तो इस प्रकार का एक संक्षिप्त विवरण बनाने से फायदा क्या होगा यह भी बता दूं कि परीक्षा से ठीक पूर्व आपका जो कंफ्यूज है, आपकी जो कठिनाई है, वो चंद मिनटों में हल हो जाएगी। और ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैंने खुद ने ऐसा किया है। पाठ्यक्रम का एक बार पूरा अध्ययन किया, दूसरी बार मार्किंग करके उसका अध्ययन किया, और तीसरी बार अध्ययन करते वक्त मैंने उनका संक्षिप्त ब्यूरो बना लिया। पाठ्य पुस्तक का अलग, हिंदी साहित्य का अलग, और व्याकरण का अलग, काव्य शास्त्र का अलग। ऐसे मैंने संदर्भ में चंद पृष्ठ बनाए थे, 10-12 पृष्ठ। उन 10-12 पृष्ठों में मेरा संपूर्ण पाठ्यक्रम आ जाता है, जिसमें कुछ पृष्ठ ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण अंशों के हैं और कुछ पृष्ठ ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण थे लेकिन मुझे याद नहीं। तो इस प्रकार आप एक संक्षिप्त विवरण बना लेने से, एक सारांश जो आपके पूरे पाठ्यक्रम का वो बना लेने से आपको परीक्षा के ठीक पहले जो समय मिलता है, जो आपको चंद घंटे मिलते हैं परीक्षा से पहले, उसमें आप आसानी से एक बार अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो यह है मेरे दृष्टिकोण से प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का तरीका। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको ये तरीका पसंद आए तो अपने अन्य मित्रों को भी भेज दीजिए। और पसंद आए न आए वो बात की बात है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण है, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए और हो सकता है आप आगे भेजें उसको पसंद आ जाए। तो मैंने विशेष तौर पर ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, और उनका निवेदन करना स्वाभाविक है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप साधारण स्तर से उठकर किसी भर्ती परीक्षा को क्लियर कर लेते हो तो मैं मानता हूँ कि आप उन लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हो। आप मेरे लिए भी कुछ लोग बने हैं, उनसे मैंने भी सहायता ली है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपका मार्गदर्शन करूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मेरे से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। तो मैं आपकी इसी उम्मीद, इसी आशा को, और आपकी जो ये चाहत थी, इसी को क्लियर करने के लिए मैंने भी वीडियो बनाया है। धन्यवाद, नमस्कार।